नॉवेल्स ऑन 24 लेकर आया आपके लिए एक कंप्लीट फोर्स्ड मैरिज उर्दू नॉवल सुहागन, जहां आपको फोर्स्ड मैरिज के अलावा मिलेगा रोमांस का तड़का भी। चलिए शुरू करते हैं। शम्सपुर की हवेली उस दिन कुछ ज्यादा ही जाग रही थी। पुराने संगमरमर की दीवारें, ऊंचे दरवाजे और सहन में लगा 100 साल पुराना बोर्ड का दरख्त, सब जैसे किसी तूफान के इंतजार में थे। और वो तूफान एक सूटकेस घसीटती हुई सीढ़ियां चढ़ रहा था। मानूर मलिक, दिल्ली की गलियों में पलने वाली 21 साल लड़की, लंबे घने बाल जिन्हें वो हमेशा ऊंची पौनी में बांधती थी, बड़ी बड़ी बातूनी आंखें और जबान ऐसी कि बड़े बड़ों को लाजवाब कर दे। उसके अब्बू अशरफ मलिक और अम्मा सलमा बेगम उम्रे पर रवाना हुए थे और पीछे अपनी लाडली बेटी को हिफाजत के लिए गांव की हवेली भेज गए थे। मानूर के लिए ये हिफाजत नहीं, कैद थी। या अल्लाह, ये भी कोई घर है? वो बड़बड़ाई जब उसकी हील हवेली के टूटे हुए फर्श में फंसी। खंडर लगता है खंडर, और अब्बू कहते हैं ये हमारी आबाई शान है। उसी लम्हे सामने से कोई साया उभरा। शाह ज़ेब शम्स, 29 साल, शम्स खानदान का वारिस। काला कुर्ता शलवार में मलबूस, गहरी सावनी रंगत, तराशी हुई दाढ़ी और आंखें, ऐसी आंखें जिनमें देखने वाले को अपनी मौत नजर आ जाए। पूरे शम्सपुर में उसके नाम से बच्चे भी चुप हो जाते थे। गुस्सा उसकी नाक पर धरा रहता था और लफ्ज इतने नाप तोड़ कर बोलता था जैसे हर लफ्ज सोने का हो। 3 साल से वो शम्स टेक्सटाइल का अकेला मालिक था, बाप के इंतकाल के बाद। दोनों का टकराव इतना जोरदार था कि महानूर के हाथ से महंगा आईफोन छूटकर संगमरमर पर गिरा और क्रिच क्रिच हो गया। लम्हे भर को सन्नाटा छा गया। फिर हवेली की फिजा मानूर की तेज आवाज से गूंज उठी। ये क्या बदतमीजी है? अंधे हो क्या? मेरा 2 लाख का फोन तोड़ दिया। शाज़ेब ने पहले जमीन पर बिखरे हुए फोन के टुकड़ों को देखा, फिर आहिस्ता से अपनी निगाहें उठाकर सामने खड़ी लड़की को घूरा। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, सिर्फ बर्फ थी। हवेली में दौड़ने की तमीज सिखाई नहीं तुम्हें तुम्हारे दिल्ली वालों ने? उसकी आवाज धीमी थी, मगर हर लफ्ज में रुई के गाल की तरह वजन था। ये गांव है, यहाँ की हवाएं भी आहिस्ता चलती हैं। महानूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दिल्ली में आज तक किसी ने उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। तो गांव है तो क्या मैं पर लगाकर उड़ूं? और सुनो मिस्टर शाहज़ेब, या जो भी नाम है तुम्हारा, आइंदा मेरे रास्ते में आए तो अच्छा नहीं होगा। शाहज़ेब एक कदम आगे बढ़ा। अब वो इतना करीब था कि महानूर को उसके कुर्ते से आने वाली उसकी तेज खुशबू साफ महसूस हुई। उसके वजूद से एक अनजाना रुप टपक रहा था। अच्छा, उसने एक अबरू उठाया। तो फिर बता दो कि क्या कर लोगी तुम, जरा मैं भी सुनूं। महानूर की जुबान को तो जैसे ताला लग गया। उस आदमी की कुर्बत में एक अजीब सी सनसनी थी। दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। वो कुछ कहे बगैर पैर पटक कर वहां से चली गई। सीढ़ियों के मोड़ पर दादी सकीना बेगम खड़ी थी, 75 साल सफेद बालों वाली, हवेली की मालिक। उनके चेहरे की झुर्रियों में जमाने के भेद छुपे थे। बस कर दो शाहज़ेब, मेहमान है वो, दादी की आवाज में तनबीह थी। शाहज़ेब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसे ये शहरी मुंह फट लड़की एक आंख नहीं भाई थी। रात के खाने पर हवेली के बड़े हॉल में सब जमा थे। लंबी सी मेज जिसके एक सिरे पर दादी और दूसरे सिरे पर शाहज़ेब बैठा था। मानूर को जबरदस्ती दादी के पास बिठाया गया था। नौकर ने सबके आगे सालन रखा। जब मानूर की बारी आई तो शाहज़ेब ने हाथ के इशारे से नौकर को रोक दिया। ये खुद ले लेगी, उसने सपाट लहजे में कहा। शम्स हवेली की औरतें अपना काम खुद करती हैं, नौकरों पर हुक्म नहीं चलाती। ये सरासर ज्यादती थी, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी फूफो के बेटे दानिश को अपने हाथ से सालन डाल कर दिया था। दानिश मिर्जा, 27 साल नौजवान, चिकनी चिपड़ी बातें करने वाला लालची नौजवान, जो हमेशा शाहज़ेब के साय में पलता रहा और दिली दिल में उसकी दौलत से जलता था। मानू ने नफरत से शाहज़ेब को देखा, फिर एक चम्मच उठाकर खुद ही सालन डालने लगी। वाह शाहज़ेब साहब, आपके गुस्से से तो लगता है मिर्चें भी शर्मा जाएं। वैसे भी आपके हाथ का जहर खाने से तो मैं भूखी ही मर जाऊं, यही बेहतर है। पूरे हॉल में खानों की आवाज थम गई। दानिश ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। दादी का चम्मच हाथ में ही रह गया। शाहज़ेब ने इतने जोर से चम्मच मेज पर मारा कि चीनी की प्लेट 2 टुकड़े हो गई। उसकी आंखें अंगारा बन चुकी थी। जबान को लगाम दो लड़की, मैं तुम्हारा कॉलेज का कोई लफंगा दोस्त नहीं हूं जो तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करे। मानूर की आंखों में आंसू तैर गए, मगर उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने भी उतनी ही ऊंची आवाज में जवाब दिया, शुक्र है खुदा का कि आप मेरे दोस्त नहीं हैं, वरना मैं तो आपके गरूर तले कब की दफन हो चुकी होती। ये कहकर वो खाना छोड़कर उठ गई और अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। दरवाजा बंद करके वो बिस्तर पर गिर गई और तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रो दी। अब्बू, आप मुझे कहाँ छोड़ गए? यहाँ तो हर दीवार मुझे काटने को दौड़ रही है। उसे क्या मालूम था कि कमरे के बाहर अंधेरी राहदारी में शाहज़ेब शम्स दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसके मजबूत हाथ की मुट्ठियां बंद थी और इन मुट्ठियों में पहली बार बेबसी थी। लड़की की सिसकियां उसके दिल के किसी कोने में हल्की सी दरार डाल रही थी। हवेली के सहन में बोर्ड का दरख्त जोर से हिला, जैसे वो जानता हो कि इस हवेली में नफरत की एक नई कहानी शुरू हो चुकी है।
शम्सपुर की हवेली आज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर दीवार पर कुमकुमे, सहन में कुर्सियां और हवा में इतर और हलवे की मिली जुली खुशबू। वजह थी शाहजेब शम्स की शादी। ईमान फातिमा, शहर की एक पढ़ी लिखी मगर सहमी हुई लड़की, 23 साल, दुबली पतली, जो हमेशा नजर झुकाकर चलती थी। शाहजेब के वालिद के दोस्त की बेटी। रिश्ता खानदानी था, इज्जत का था, मगर ईमान की आंखों में खुशी नहीं, एक अनजाना खौफ था। मनोहर छत से ये सब कुछ देख रही थी। हाँ, इतना गरूर वाला इंसान और इसकी दुल्हन इतनी डरी हुई। जोड़ी तो खूब मिलाई ये दादी ने। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। उसे नहीं मालूम था कि आज की रात उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। निकाह का वक्त करीब था। मौलवी साहब आ चुके थे। शाहजेब काली शेरवानी में किसी बादशाह से कम नहीं लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर शादी की कोई मुस्कुराहट नहीं थी, सिर्फ वही पुरानी संजीदगी, वही बर्फ। उसी वक्त हवेली के पिछले दरवाजे पर भगदड़ मच गई। ईमान बीबी नहीं है, कमरा खाली है, एक नौकरानी चिल्लाती हुई आई। लम्हे में शहनाई की आवाज रुक गई। कुमकुमों की रोशनी भी सबके चेहरे फक हो गए। दादी सकीना बेगम का हाथ अपनी छाती पर जा लगा। क्या बक रही है कमबख्त? उनकी आवाज कांप गई। तलाशी शुरू हुई और फिर ड्राइंग रूम की मेज पर एक खत मिला, ईमान का खत। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दें, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। हवेली पर तो गोया कयामत टूट पड़ी। हाय, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। दादी की चीख ने दीवारें हिला दी। वहीं बैठे बैठे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। रिश्तेदार मुंह छुपाने लगे। मर्दों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। ईमान भाग गई, ये जुमला हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजा और शाहजेब शम्स के दिल में कील की तरह गड़ गया। उसने एक नजर पूरे हॉल पर डाली। रिश्तेदार मुंह छुपा रहे थे। मर्दों की पिगड़ियां ढीली पड़ गई थी और सामने दादी सकीना बेगम कुर्सी का हत्था पकड़कर बैठी थी। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मगर वो बोल नहीं रही थी। दादी की खामोशी सबसे ज्यादा खौफनाक थी। वो खामोशी चीख चीख कर कह रही थी, शम्स खानदान की इज्जत आज मिट्टी में मिल गई। शाहजेब के जबड़े सख्ती से भींच गए। आंखों में खून उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता पलटा। उसकी निगाहें सीढ़ियों पर सहमी हुई खड़ी मानूर पर जम गई। मानूर ने वो निगाह देखी और उसकी रूह फना हो गई। या अल्लाह, ये नजरों से कत्ल कर देगा मुझे। शाहजेब ने 2 लंबे डग भरे और सीढ़ियों के पास आ गया। उसका साया मानूर पर पड़ा तो वो 2 कदम पीछे हटी। शाहजेब दौड़ा। निकाह होगा, लफ्ज नहीं थे जैसे गोलियां थी। और अभी और इसी वक्त पूरे हॉल में सनसनी दौड़ गई। करीम चाचा भी हक्के बक्के रह गए। पागल हो गया क्या शाहजेब? किससे करेगा निकाह? शाहजेब ने उंगली उठाई। वो उंगली हवा में कांपी नहीं, वो उंगली उसका फैसला थी। इससे उंगली का रुख महानूर की तरफ था, महानूर मलिक से नहीं। चीख उसके हलक में फट पड़ी। वो दीवार से लगकर खड़ी होगी, जैसे दीवार में समा जाना चाहती हो। मैं क्यों? मैं नहीं करूंगी तुमसे शादी। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हारे नाम नहीं लगूंगी। मेरा कोई कसूर नहीं है। आंसू उसकी आंखों से आबशार की तरह बहने लगे। शाहजेब एक ही जुस्त में सीढ़ियां चढ़ गया। उसने मानूर की कलाई पकड़ी। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मानूर की चीख निकल गई। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, तुम जानवर हो। वो बिलकने लगी। अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश में वो मचल रही थी। शाहजेब बोला, जानवर? वो उसके चेहरे के करीब झुका, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्मी महानूर के चेहरे पर पड़ी। जानवर वो होता है जो इज्जत नीलाम कर दे। मैं शम्स खानदान की इज्जत बचा रहा हूँ और तुम। उसने अपने दांत पीसे। तुम इसकी इज्जत की कीमत चुकाओगी। दादी सकीना ने आंखें बंद कर ली। उनके हाथ तस्बीह पर जम गए थे। वो कुछ नहीं बोली। उनकी वो खामोशी मानूर के दिल में खंजर की तरह उतर गई। मानूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादी, कुछ तो बोलो, रोक लो इसे। मैं आपकी नवासियों की जैसी हूँ। मगर दादी पत्थर बन चुकी थी। खानदान की पगड़ी के लिए एक लड़की की चीखें सुनना उन्होंने सीख लिया था। शाहजेब ने मानूर को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए नीचे ले आया। वो पैर जमीन पर रगड़ रही थी, चीख रही थी, नहीं, मैं नहीं मानती। अब्बू, अम्मी, कोई बचा लो मुझे, ये मुझे मार देगा। उसका दुपट्टा सर से सिरक गया, बाल बिखर गए। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। चुप। शाहजेब इस कदर जोर से धड़ा के फानूस तक हिल गए। एक लफ्ज और निकाला तो जबान खींच लूंगा। ये शम्स हवेली है, यहाँ औरतों की मर्जी नहीं चलती, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। उसने मानूर को धक्का देकर मौलवी साहब के सामने बिठा दिया। वो घुटनों के बल गिर गई। मौलवी साहब कहने लगे, बेटा शाहजेब, लड़की की रजामंदी। मौलवी साहब की आवाज कांप रही थी। शुरू करें निकाह। शाहजेब ने मेज पर मुक्का मारा। शीशे का गुलदान गिरकर किरची किरची हो गया और एक लफ्ज नहीं, वरना ये हवेली आज कब्रिस्तान बन जाएगी। मौलवी साहब ने कांपते हाथों से निकाह पढ़ाना शुरू किया। मानूर जमीन पर बैठी हिचकियों से रो रही थी। अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? वो अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाकर बिलक रही थी। उसके कांधे हिचकियों से हिल रहे थे। वो अपने माँ बाप को बुरी तरह याद करने लगी। जब मौलवी साहब ने पहली बार पूछा, मानूर बिनते अशरफ मलिक, क्या आपको शाहजेब वल्द शम्स खान का निकाह कबूल है?
महानूर ने सर उठाया, आंसुओं से भीगा चेहरा, बिखरे बाल और आंखों में कयामत का खौफ। उसने दादी को देखा। दादी अब भी पत्थर बनी बैठी थी, नजरें झुकाए हुए। वो खामोशी, वो बेबसी महानूर की हिम्मत तोड़ गई। नहीं, मैं। उसकी आवाज गले में फंस गई। शाहजेब उसके सर पर खड़ा था, जैसे जल्लाद हो। बोलो, एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज। मगर इसमें 7 जन्मों की धमकी थी। महानूर ने अपने होंठ काट लिए। खून का जायका मुंह में ही फैल गया। दूसरी बार सवाल हुआ, वो फिर चुप रही। तीसरी बार शाहजेब झुका। उसने महानूर की थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां इतनी सख्त थी कि निशान पड़ गए। आखिरी बार पूछ रहा हूँ महानूर, इसके बाद तुम्हारा बाप भी तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकेगा। बोलो। महानूर की हिचकी बन गई। सामने दादी की बंद आंखें थीं, पीछे शाहजेब का कहर और दरमियान में वो अकेली, बेबस, टूटी हुई। कबूल है। लफ्ज नहीं था, किसी चिड़िया के गले से निकली आखिरी चीख थी। ये कहकर वो वहीं जमीन पर ढह गई, बेहोश हो गई। शाहजेब ने उससे नहीं उठाया, सिर्फ खड़ा देखता रहा। चेहरे पर कोई जीत का नशा नहीं था, सिर्फ राख थी। शहनाई दोबारा बजी, मगर उसकी आवाज आज बैन जैसी लग रही थी। दादी सकीना ने आखिरकार आंखें खोली। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोश रहीं, क्योंकि इज्जत बच गई थी। कीमत चाहे एक लड़की की जिंदगी ही क्यों ना हो। निकाह हो चुका था। शाहजेब ने अपना शेरवानी का कफ ठीक किया और बगैर महानूर की तरफ देखे हॉल से बाहर निकल गया, जैसे उसने कोई सौदा किया हो, इज्जत के बदले एक जिंदगी का सौदा। और महानूर, वो वहीं बैठी रह गई, दुल्हन के लाल जोड़े में नहीं, सफेद कपड़ों में, क्योंकि उसे तो तैयार होने का मौका भी नहीं दिया गया था। उसकी मांग अब शाहजेब शम्स के नाम से सज चुकी थी, एक ऐसे नाम से जिससे उसे शदीद नफरत थी। हवेली की दीवारें गवाह थीं। आज की रात 2 जिंदगियां हमेशा के लिए जुड़ गई थी, नफरत की जंजीर में। शम्सपुर की हवेली पर अब रात का सन्नाटा था, मगर ये सन्नाटा सुकून वाला नहीं था। ये उस तूफान के बाद वाली खामोशी थी जो सब कुछ बहा कर ले गया हो। मानूर को जबरदस्ती शाहजेब के कमरे में भेज दिया गया था। सुहाग रात, लफ्ज सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कमरा तो बहुत बड़ा था। पुराने तर्ज का लकड़ी का पलंग, भारी पर्दे और दीवार पर शाहजेब के दादा की तलवार टंगी हुई। कमरे में उद और संदल की मिलीजुली खुशबू थी, मगर मानूर को ये खुशबू भी कैद खाने की बदबू लग रही थी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर चांद मुकम्मल था। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? अब्बू, आपने तो कहा था यहाँ महफूज रहूंगी। ये कैसी हिफाजत है? आंसू उसकी आंखों से बहकर गालों पर फिसल रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में भी अपनी ही आवाज गूंज रही थी। मानूर का पूरा जिस्म अकड़ गया। वो आकर बेड पर बैठ गई। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी। मानूर पलंग के सबसे आखिरी कोने में सिमटी बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाकर। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि उसे खुद अपनी आवाज सुनाई दे रही थी। या अल्लाह, अब क्या होगा? ये क्यों अंदर आ रहा है? दरवाजा खुला। शाहजेब अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नजर कमरे में डाली, फिर दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। खटाक। उसकी आवाज महानूर के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। महानूर ने बेख्तियार अपना दुपट्टा और सख्ती से पकड़ लिया। आंखों में आंसू तैरने लगे। शाहजेब ने कोई बात नहीं की। वह सीधा सोफे की तरफ गया। शेरवानी के ऊपर वाले 2 बटन खोले। टिक टिक। बस सिर्फ 2 बटन, क्योंकि कमरे में घुटन थी, क्योंकि 3 दिन से वह सोया नहीं था और उसका दम घुट रहा था। मगर महानूर के लिए वो बटन खोलने की आवाज कयामत जैसी थी। या खुदा, ये क्या कर रहा है? उसकी सांसें रुक गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि पसलियां दर्द करने लगी। खौफ से उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। शाहजेब ने गर्दन को एक तरफ झटका दिया, थकन से। उसने महानूर की तरफ देखा और महानूर की चीख निकलते निकलते रह गई। उसे लगा शाहजेब की आंखों में वही दोपहर वाला कहर है, वही दरिंदा। नहीं, मेरे पास मत आना, वो चिल्लाई। आवाज फट गई। खुदा के लिए दूर रहो मुझसे। मैं मर जाऊंगी। मगर अल्फाज मुकम्मल न कर सकी और फूट फूट कर रो दी। हिचकियों के दरमियान सिर्फ अम्मी अब्बू सुनाई दे रहा था। शाहजेब साकत हो गया। उसने मानूर का भीगा हुआ चेहरा देखा, कांपते होंठ देखे और उसकी आंखों का वो खौफ देखा जो किसी दुश्मन के लिए भी नहीं होना चाहिए। उसके अपने हाथ शेरवानी के तीसरे बटन पर ही रुक गए। ये लड़की मुझसे डर रही है, इसे लगता है मैं। एक लम्हे को उसने अपने चेहरे पर तकलीफ की लकीर उभरी। वो एक कदम आगे बढ़ा, सिर्फ एक कदम। नहीं, वो पलंग से कूदकर खिड़की की तरफ भागी, पीठ दीवार से लगा ली। कसम है तुम्हें, मत आना करीब, मैं खिड़की से कूद जाऊंगी। वो बिलक रही थी। आंसू, खौफ, बेबसी सब उसके चेहरे पर था। शाहजेब वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसके पाँव में जंजीर बांध दी हो। महानूर, शाहजेब की आवाज भारी थी, गुस्से से नहीं, किसी अनजाने दर्द से। मैं। झूठे हो तुम, जालिम हो, तुमने जबरदस्ती निकाह किया। अब क्या मेरी जान लोगे? वो हिचकियों में बोल रही थी। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? महानूर धाड़े मारकर रोने लगी।
कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई, सिर्फ मानूर की सिसकियां थी। शाहजेब ने आहिस्ता से अपने हाथ उठाए, खाली हाथ, जैसे हथियार डाल रहा हो। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा मानूर। लफ्ज साफ थे, अटल थे। मैं सिर्फ वो रुक गया क्योंकि वो जानता था कि मैं सिर्फ तुम्हें तसल्ली देना चाहता था, जैसा जुमला भी इस वक्त उसे जहर लगेगा। मानूर ने फिर से अपनी हिम्मत जमा की और पलटी। देखो शाहजेब, या जो भी हो तुम। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर लहजे में वही पुरानी जिद थी। ये शादी जबरदस्ती की है। मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती, तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगी, समझे? शाहजेब ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता से चलता हुआ सोफे तक गया और बैठ गया। उसने अपना सर हाथों में गिरा लिया। पहली बार मानूर ने उस मजबूत इंसान को टूटा हुआ देखा। कई मिनट गुजर गए, फिर शाहजेब की आवाज आई, धीमी, थकी हुई, नफरत से खाली। मुझे हाथ लगाना भी नहीं है तुम्हें मानूर। मानूर चौंक गई। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। ये निकाह सिर्फ इज्जत बचाने के लिए था। शम्स खानदान की पगड़ी नीचे नहीं गिरनी चाहिए थी। उसने अपना सर उठाया। चांद की रोशनी में उसकी आंखें अजीब सी वीरान लग रही थी। तुम आज़ाद हो। इस कमरे में, इस हवेली में कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, शाहजेब ने नहायत धीमे लहजे में कहा। मानूर की सांस जो रुकी हुई थी कुछ बहाल हुई, मगर दिल का खौफ अभी गया नहीं था। तो फिर यहाँ क्यों भेजा मुझे? क्योंकि भाई लोग तमाशा देख रहे हैं। अगर मैं तुम्हें अलग कमरे में सुलाता तो सुबह तक बात फैल जाती कि शाहजेब की बीवी पहली रात ही अलग सोई। फिर वही सवाल, वही जिल्लत। वो खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ चला गया, मानूर से दूर। तुम पलंग पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मानूर हैरान थी। ये वही शाहजेब था जो चंद घंटे पहले उसकी मर्जी के बगैर निकाह करके लाया था, जो उसका हाथ लोहे की गिरफ्त में लेकर कबूल है बुलवा गया था। तुम तुम झूठ बोल रहे हो, वो बड़बड़ाई। शाहजेब हल्का सा हंसा, बगैर खुशी के। मैं झूठ नहीं बोलता मानूर मलिक। मेरा गुस्सा सच्चा है, मेरी नफरत सच्ची है, और आज मेरा ये वादा भी सच्चा है। उसने पलटकर मानूर को देखा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि तुम वो आईना हो जो मुझे मेरी मजबूरी दिखाती है, मगर मैं जालिम नहीं हूँ। उसकी बातों में ऐसा डर था कि महानूर का दिल एक लम्हे को कांप गया। ये कैसा इंसान है? एक पल में आग, दूसरे पल में राख। वो कुछ कहे बगैर पलंग के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। दरमियान में 3 तकिए रख दिए। ये सरहद है, इससे आगे तुम नहीं आओगे। शाहजेब ने इस दीवार को देखा और फिर नजरें चुला रही। फिक्र मत करो। शाहजेब शम्स की तरबियत में किसी की इज्जत पर हाथ डालना नहीं सिखाया गया। वो सोफे पर लेट गया और अपने बाजू अपनी ही आंखों पर रख लिए। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, मगर अब ये खामोशी पहले जैसी डरावनी नहीं थी। मानो ने चुपके से शाहजेब को देखा। चांद की रोशनी में उसका चेहरा बच्चों जैसा मासूम लग रहा था। दिन का सारा गरूर, सारा रोब नींद में कहीं खो गया था। कई घंटे मानूर यूं ही बैठी रही और सोचने लगी, क्या ये वही इंसान है जिससे मैं 2 घंटे पहले नफरत कर रही थी? उसकी आंखों के नीचे हल्के कैसे हैं? लगता है रातों को सोता नहीं है। उसे अपने आप पर गुस्सा आया। नहीं मानूर, भूल मत, उसने जबरदस्ती शादी की है। ये हमदर्दी की नहीं, नफरत की मुस्तहक है। मगर दिल तो बड़ा बेवफा होता है। रात की किसी पहर मानूर की आंख खुली। उसे प्यास लगी थी। उसने देखा शाहजेब सोफे से उठकर जा चुका था। मेज पर पानी का ग्लास रखा था और एक पर्ची। पर्ची पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, पी लो। ना नाम, ना कोई फालतू लफ्ज, मगर इस एक लफ्ज में इतनी फिक्र थी कि मानूर की आंखें भीग गईं। ये कैसा जालिम है जो प्यास का भी ख्याल रखता है। खिड़की से बाहर देखा मानूर ने उठकर तो सुबह के उस वक्त अजान हो रही थी और हवेली के सहन में शाहजेब तन्हा खड़ा था। आसमान को देख रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे जैसे सारी दुनिया का बोझ उसने अपने ऊपर उठा रखा हो। पहली बार मानूर के दिल में नफरत के साथ एक और जज्बा जागा, एक अनजाना सा हमदर्दी का जज्बा। ये इंसान गरूर में पत्थर है, मगर अंदर से शायद ये खुद भी टूटा हुआ है। रात की स्याही जब सुबह की सफेदी में ढलने लगी तो शमसपुर की हवेली पर एक अजीब सा बोझ था। ये वो सुकून नहीं था जो फजर के बाद उतरता है। ये उस तूफान की खामोशी थी जो सब कुछ उजाड़ कर गुजर चुका हो। मानूर की आंख खुली तो कमरा खाली था। सामने वाली कुर्सी पर सिर्फ शिकने वाली चादर पड़ी थी। शाहजेब रात भर सोफे पर बैठा रहा था या सोया था। मेज पर पानी का ग्लास वैसे का वैसा रखा था और उसके पास एक पर्ची दबी पड़ी थी। सब कुछ वैसे का वैसा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। नीम के दरख्त के नीचे की जमीन गीली थी। ओस से नहीं, जैसे कोई सारी रात वहां खड़ा बारिश में भीगता रहा हो। दिल में एक अनजाना सा ख्याल कूदा, क्या वो वाकई सारी रात पहरा देता रहा? उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मानूर का दिल सीने में उछलकर हलक में आ गया। दरवाजा खुला तो सामने वही शख्स खड़ा था। सुबह की मध्यम रोशनी में शाहजेब और भी टूटा हुआ लग रहा था। आंखें सुर्ख, कुर्ते पर सिलवटें, दाढ़ी के बाल बिखरे हुए। 3 दिन की जागी रातों ने उसे 10 साल का बूढ़ा कर दिया था, मगर चेहरे पर वही पुरानी सख्ती, वही बर्फ की तह जमी हुई थी। दोनों का आमना सामना हुआ। एक लम्हे को कमरे की हवा भी साकित हो गई।
सिर्फ दीवार और ऊपर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मानो ने अपनी नजरें चुरा ली। रात वाला खौफ, शर्मिंदगी और दिल के किसी कोने में पड़ने वाला नया जज्बा सब इकट्ठे होकर गले का फंदा बन गए। नाश्ता कर लो, उसकी आवाज आई, सपाट खुश्क हुक्म जैसी। नीचे लग गया है। मुझे मुझे भूख नहीं है, वो बमुश्किल बोली। लफ्ज हलक में कांटे की तरह अटक रहे थे। उसने एक पल महानूर को देखा, कुछ कहना चाहता हो जैसे, मगर फिर सिर्फ सर को हल्का सा झटका देकर पलट गया। उसके जाते ही महानूर ने गहरा सांस लिया। ये इंसान बात भी करता है तो लगता है पत्थर मार रहा है, मगर रात को तो सोच का सिलसिला टूट गया क्योंकि नीचे से किसी की रोने की आवाज आई, तेज और दिल दहला देने वाली आवाज। महानूर भागकर नीचे गई। दादी सकीना बेगम के कमरे के बाहर कोहराम मचा हुआ था। नौकरानियां रो रही थीं। अंदर से हकीम साहब की घबराई हुई आवाज आ रही थी। ब्लड प्रेशर बहुत हाई है बेगम साहिबा का, रात भर तबीयत बिगड़ती रही है, सदमा जैसे बहुत गहरा लगा है, दिल का दौरा पड़ सकता है, दुआ करें। मानूर का कलेजा मुंह को आ गया। वह दबे पांव अंदर दाखिल हुई। दादी बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला जर्द, होंठ खुश्क और सांस उखड़ी हुई, जिंदगी जैसे हर सांस के साथ उनका साथ छोड़ रही हो। कौन? दादी ने बमुश्किल आंखें खोली। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई ही न दे। मैं हूं दादी, महानूर। वो बिस्तर के पास बैठ के और उनका ठंडा लागर हाथ अपने हाथों में थाम लिया। दादी ने उसका हाथ महसूस किया, फिर बहुत मुश्किल से उसके भीगे हुए चेहरे को देखा। उनकी आंखों के कोने भीग गए। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी जिंदगी, तेरे ख्वाब। खांसी के शदीद दौरे ने हम जुमला अधूरा छुड़वा दिया। खून का एक छींटा रुमाल पर आ गया। उसी वक्त शाज़ेब अंदर दाखिल हुआ। दादी की हालत देख उसके झिंपड़े भींच गए। आंखों में एक लम्हे को नमी तैर गई, मगर उसने पलके झपक कर उसे जबरदस्ती अंदर धकेल दिया। शाज़ेब शम्स रो नहीं सकता था, उसे रोना नहीं आता था। डॉक्टर को बुलाओ, वो घर जा, अस्पताल लेकर जाना है। हॉस्पिटल की राहदारी में क़यामत का समा था। आईसीयू के बाहर खामोशी इख्तियार करे का बोर्ड आवेसा था, मगर यहाँ खामोशी कहाँ थी, यहाँ तो बेबसी, खौफ और दुआओं का शोर था। दादी को अंदर ले जाया गया। 1 घंटा हो चुका था। भाई शाज़ेब दीवार से टेक लगाई खड़ा था। 3 दिन में दूसरी बार वो इसी अस्पताल की राहदारी में खड़ा था, मगर आज उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक अनजाना सा खौफ था, अपनों को खो देने का खौफ। उसकी बंद मुट्ठियों से खून रिस रहा था, नाखून हथेली में बेबस हो चुके थे। करीम चचा सर पकड़े एक बेंच पर बैठे थे। खानदान की औरतें कोने में दबी दबी सिसकियां ले रही थी और मानूर वो दीवार के साथ लगी सहमी हुई खड़ी थी। दुपट्टा बार बार सर से सिरक जाता था और वो कांपते हाथों से उसे दुरुस्त करती थी। आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर निकला। सफेद कोट पर थकन की सिलवटें थी, सब उसी की तरफ लपके। फालिज का शदीद हमला है। डॉक्टर की आवाज संजीदा थी। दिमाग की एक नस फट गई है, हमने खून रोक दिया है, मगर अगले 24 घंटे बहुत अहम है। अगर ये खरीद से गुजर गए तो इंशाल्लाह बच जाएंगी, आप दुआ करें। ये सुनकर करीम चाचा की हिचकी बंध गई। हाय मेरी माँ, वो वहीं बैठ गया। शाज़ेब साकित खड़ा रहा, मगर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उसी लम्हे अस्पताल का बड़ा शीशे वाला दरवाजा जोर से खुला और दानिश मिर्जा अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर बनावटी अफसोस का नकाब चढ़ाए हुए, मगर आंखों में शिकारी की चमक साफ नजर आ रही थी। हाथ में चमड़े की एक महंगी सी फाइल दबाई वो सीधा शाज़ेब की तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हमदर्दी से हाथ रख दिया। शाज़ेब भाई, दादी की तबीयत का सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। उसकी आवाज में शहद घुला हुआ था। मगर भाई, कहते हैं ना, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। एक और बुरी खबर है। शाज़ेब ने उसका हाथ अपने कंधे से ऐसे झटक दिया जैसे कोई जहरीला कीड़ा हो। बकवास बंद कर दानिश, और यहाँ से दफा हो जा भी। दानिश के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। उसने फाइल को हवा में लहराया। गुस्सा क्यों होते हो भाई, मैं तो खानदान का खैर ख्वाह हूँ, आपका सगा भाई हूँ। ये देखो। उसने फाइल खोली। दादी ने कल रात होश खोने से पहले वसीयत लिखवा दी थी। आधी हवेली मेरे नाम कर दी है। वकील साहब ने सुबह ही रजिस्ट्री करवा दी है। अब मैं भी इस हवेली का बराबर का मालिक हूँ। मुबारक हो। राहदारी में सनसनी फैल गई। नर्सें, वार्ड बॉय, दूसरे मरीजों का तीमारदार सब काम छोड़कर इन लोगों का तमाशा देखने लगे। क्या बकवास कर रहे हो दानिश? करीम चचा कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मेरी माँ तो बेहोश थी, वो ऐसी वसीयत क्यों करेगी? चचा जान, माँ बहुत दूरंदेश हैं। दानिश ने जहर उगलना शुरू किया। आवाज जानबूझकर ऊंची कर दी ताकि हर कोई सुन ले। वो जानती थी कि शाज़ेब भाई से हवेली नहीं संभल रही। 3 साल हो गए वालिद साहब को गए हुए। कारोबार का जनाजा निकल चुका है। शम्स टेक्सटाइल मिल के आधे से ज्यादा मजदूर भाग चुके हैं। बैंक का कर्जा पहाड़ बन चुका है। बाहर की दुनिया थूकती है शाज़ेब शम्स के नाम पर, कहती है नाम का शेर है, अंदर से खोखला है। उसके पास गुस्से के सिवा कुछ नहीं बचा, ना अकल है ना तदबीर। शाज़ेब एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। फिजा में जैसे बारूद की बू फैल गई हो। अरे रुको रुको भाई, मारोगे क्या सच बोलने पर?
दानिश नाटक करते हुए 2 कदम पीछे हटा। फिर उसने गंदी नजरों से कोने में सहमी खड़ी महानूर को घूरा। सारी शम्सपुर जानती है कि ईमान फातिमा रातों रात क्यों भागी थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये इंसान नहीं, संगमरमर का बुत है। इसके दिल में किसी के लिए जगह नहीं, उसके साथ कोई औरत खुश नहीं रह सकती। इसीलिए तो अब इस दिल्ली वाली मेहमान को जबरदस्ती पल्ले बांध के लाया है, अपनी मर्दानगी का भरम रखने के लिए। ये आखिरी जुमला था। ये तीर सीधा महानूर के दिल के आर पार हो गया। 3 दिन की जिल्लत, 3 दिन के आंसू, 3 दिन में शाहजेब को अपनी आंखों के सामने अंदर से किरची किरची होते देखना, और अब ये सरेआम तस्लील, सब कुछ एक लम्हे में लावा बनकर उसके अंदर फट पड़ा। वो बिजली किसी तेजी से अपनी जगह से हिली और दानिश और शाहजेब के बीच में आकर खड़ी हो गई, दीवार बनकर। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, मगर आंखों में ऐसे शोले भड़क रहे थे जिन्होंने आज तक शाहजेब की आंखों में भी नहीं देखा था। बस बहुत हो गई तेरी बकवास दानिश मिर्जा। उसकी आवाज पूरे अस्पताल की राहदारी में गूंज उठी। डॉक्टर्स ने भी पलट कर देखा। तो किस मुंह से शाहजेब का नाम अपनी गंदी जबान पर ला रहा है? तो वही गिद्ध है ना जिसने ईमान फातिमा को झूठे प्यार के ख्वाब दिखाकर आधी रात को हवेली से भगाया था, ताकि ये खानदान जमाने में रुसवा हो जाए, ताकि तो इस हवेली पर कब्जा कर सके। दानिश का चेहरा फक हो गया। उसे इस हमले की उम्मीद नहीं थी। ये क्या बक रही है? शाहजेब भाई, इस पागल औरत को चुप कराओ। ये तो कल तक आपको गालियां दे रही थी, आज अचानक आपकी वकील बन गई। हाँ, गालियां दे रही थी मैं, महानूर चिल्लाई। आंसू अब आबशार की तरह उसके गालों पर बह रहे थे। उसने पलट के एक नजर शाहजेब को देखा। वो साकत खड़ा था। उसकी आंखों में हैरत, करब और कोई अनजाना सा एहसास था। क्योंकि इसने मुझसे जबरदस्ती निकाह किया था, क्योंकि ये मगरूर है, खड़ूस है, पत्थर दिल है। मगर सुन ले दानिश मिर्जा, ये धोखेबाज नहीं है, ये बुज़दिल नहीं है। ये अपने बाप की पगड़ी की खातिर अपनी जान दे सकता है। ये जालिम नहीं है। जालिम तो तू है जो अपनी बेहोश दादी का अंगूठा लगाकर उनकी जायदाद हड़पना चाहता है। पूरा अस्पताल सांस रोके खड़ा था। कोने में खड़ी एक नर्स के आंसू भी बह निकले। तो कहता है ये कारोबार नहीं संभाल सकता? मानूर एक कदम और आगे बढ़ी। उसने कांपती हुई उंगली उठाकर दानिश की आंखों में गाड़ दी। तूने कभी रात के 3 बजे से शम्स टेक्सटाइल मिल में मजदूरों के साथ काम करते देखा है? मैंने देखा है, अपनी हवेली की खिड़की से। जब सारा शम्सपुर सोता है, ये इंसान जागता है। अपने मजदूरों की तनख्वाह के लिए उसने अपने कमरे का वो फानूस तक बेच दिया जो उसकी माँ की आखिरी निशानी था। और तू सिर्फ जाली वसीयत के कागज लेकर घूमता है। शर्म कर, डूब मर। दानिश के माथे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। चुप कर, ये सब झूठ है। ये लड़की खानदान में फूट डाल रही है। शाहजेब भाई, आप तो जानते हो मैं। तब शाहजेब ने पहली बार हरकत की। वो बहुत आहिस्ता से चलकर मानूर के ऐन पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने एक लफ्ज नहीं कहा, बस खड़ा हो गया। मगर उसके खड़े होने का अंदाज ही ऐलान था, एक खामोश ऐलान कि अब इस लड़की की तरफ उठने वाली हर उंगली तोड़ दी जाएगी, हर लफ्ज का हिसाब लिया जाएगा। मानूर ने फाइल दानिश के हाथ से झपट ली और करीम चचा की तरफ उछाल दी। चचा जान, आप खुद अपनी आंखों से देख लो, गौर से देखो। दादी सारी जिंदगी दाएं हाथ से काम करती आई हैं। उनका अंगूठा दाएं हाथ का है और इस कागज पर, इस पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान है। ये नकल है, ये जालसाजी है। उसने बेहोशी का फायदा उठाया है। करीम चचा ने कांपते हाथों से ऐनक लगाई और कागज को आंखों के करीब करके देखा। 1 लम्हा, 2 लम्हे, और फिर उसके हाथ से फाइल छूट कर फर्श पर जा गिरी। उसका चेहरा गुस्से और सदमे से सफेद पड़ गया। या खुदा, ये तो वाकई जालसाजी है। दानिश, तो इतना गिर गया अपनी माँ जैसी दादी के साथ, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। दानिश के पांव तले से जमीन निकल चुकी थी। वो भीगी बिल्ली बन गया। वो मैं, शाहजेब भाई, आप तो जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सब साजिश है मेरे खिलाफ। गार्ड्स, शाहजेब की आवाज आई। धीमी थी, मगर उसमें सर्दियों की रात की सी खुनकी और मौत की सी सरसराहट थी। उसे पुलिस के हवाले कर दो। जालसाजी, धोखाधड़ी, बुजुर्गों को हिरासा करने और कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज करवाओ इस पर। एक एक चीज की तफ्तीश होगी। 2 हट्टे कट्टे अस्पताल के गार्ड्स आगे बढ़े और उन्होंने दानिश को बाजुओं से दबोच लिया। दानिश अब चीखने लगा, गालियां देने लगा, पांव जमीन पर रगड़ने लगा। शाहजेब, मैं तुम्हारा भाई हूँ, खून का रिश्ता है हमारा, मुझे छोड़ दो। ये लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी, ये साजिश है। मगर शाहजेब ने मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ महानूर पर जमी थी, जो अब हाँप रही थी, जिसका चेहरा आंसू और गुस्से से सुर्ख हो रहा था, जिसने उसके लिए, उसके खानदान की इज्जत के लिए पूरी दुनिया से अकेले जंग कर ली थी। गार्ड्स दानिश को घसीटते हुए ले गए। उसकी चीखें राहदारी में दूर तक गूंजती रहीं और फिर एक गहरा कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया। सन्नाटा टूटा तो मानूर की हिचकी से। 3 दिन का खौफ, 3 दिन की तस्लील और 3 दिन का कर्ब, सब कुछ आंसू बनकर उसकी जिंदगी आंखों से, सब कुछ आंसू बनकर उसकी आंखों से बह निकला। उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वो वहीं फर्श पर घुटनों के बल गिर गई। उसने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए और फूट फूट कर रो दी, बेआवाज और बेबस।
बेटी, मेरी बच्ची। करीम चचा ने आगे बढ़कर कांपते हाथ उसके सर पर रखे। उसकी अपनी आवाज भीग चुकी थी। आज तूने शम्स खानदान की डूबती हुई पगड़ी को अपने हाथों से सहारा दिया है। हम सारी जिंदगी तेरे मुजरिम रहेंगे, हमें माफ कर दे। मगर महानूर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस रो रही थी। अपने वजूद का सारा जहर आंसुओं के रास्ते बाहर निकाल रही थी। तब उसने अपने कंधे पर एक गर्माइश महसूस की, एक मजबूत भारी हाथ, शाहजेब का हाथ। उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि लफ्जों के कोई मायने नहीं थे। उसने आहिस्ता से अपनी शेरवानी की ऊपरी जेब में हाथ डाला और एक सफेद इस्त्रीशुदा रुमाल निकाला। फिर खामोशी से, बहुत आहिस्ता से, वो रुमाल महानूर की तरफ बढ़ा दिया। इस रुमाल में कोई तहरीर नहीं थी, मगर इसमें बहुत कुछ था। शफकत थी, एहसानमंदी थी और शायद शायद निदामत की एक हल्की सी परछाई भी थी। मानू ने भीगी हुई पलकें उठाकर ऊपर देखा। पहली बार शाहजेब की आंखों में बर्फ की तह नहीं थी। वहां कोई दिया जल रहा था, बहुत मध्यम, बहुत हल्का, मगर जल रहा था। वो दिया जिसकी रोशनी सिर्फ उसी के लिए थी। मानू ने कांपते हाथों से वो रुमाल थाम लिया। उसी लम्हे आईसीयू का भारी दरवाजा खुला। डॉक्टर साहब चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए बाहर निकले। खुशखबरी है, डॉक्टर की आवाज राहदारी में गूंजी। बेगम साहिबा को होश आ गया है। खतरे की घड़ी टल गई है। वो बिल्कुल ठीक है अब, और वो आप दोनों को अंदर बुला रही हैं। खास तौर पर, डॉक्टर ने मुस्कुराकर महानूर की तरफ देखा, अपनी पोती को। करीम चचा की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। शाहजेब ने एक गहरा सांस लिया, सीने से जैसे मनोबोझ उतर गया हो। उसने पहली बार महानूर की तरफ देखकर अपने सर को हल्का सा खम दिया। एक खामोश दावत और एक खामोश एतराफ। महानूर ने अपने आंसू पोंछे, रुमाल मजबूती से मुट्ठी में भींच लिया और फिर वो दोनों खामोशी से आईसीयू के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, अभी नहीं, मगर फिर भी एक साथ, एक ही सिमत में। हवेली की नफरत की ऊंची मजबूत दीवारों में आज पहली बार एक दरार पड़ चुकी थी और इस दरार से उम्मीद की एक किरण अंदर दाखिल हो रही थी। शाहजेब और महानूर एक साथ अंदर आ गए। दादी कमजोर आवाज में बोली, महानूर बेटी इधर आ। उन्होंने कांपते हाथों से महानूर का हाथ थामा। मुझे माफ कर दे बच्चे, मैंने तेरे साथ जुल्म किया, इज्जत के नाम पर तेरी जिंदगी दांव पर लगाई। महानूर की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं दादी, आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर उस दिन निकाह ना होता तो आज दानिश इस हवेली का मालिक बन चुका होता। दादी ने शाहजेब को देखा। और तू शाहजेब, मैं जानती हूँ तू पत्थर नहीं है, तेरे बाप की तरह, बस जिम्मेदारियों ने तुझे सख्त बना दिया है। वो खांसने लगी। इस लड़की का ख्याल रखना, यही तेरे नसीब में लिखी थी, ईमान नहीं, महानूर। और वो फिर से सो गई, दवाई के असर की वजह से। कमरे से निकलकर शाहजेब और महानूर आधारी में अकेले रह गए। रात हो चुकी थी। अस्पताल की ट्यूबलाइट की रोशनी में दोनों के चेहरे जर्द लग रहे थे। बहुत देर की खामोशी के बाद शाहजेब बोला, पहली बार। उसकी आवाज में गरूर नहीं था, थकन थी, नदामत थी। महानूर, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि माफी के काबिल नहीं हूँ। उसने खिड़की से बाहर देखा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, जबरदस्ती निकाह किया, तुम्हें कैद किया। मानू ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। शाहजेब टूटे हुए लहजे में कहने लगा, मगर एक बात याद रखना, जिस वक्त तुमने अस्पताल में दानिश का मुकाबला किया, उस वक्त मुझे लगा। वो रुका, अल्फाज जैसे उसके गले में फंस गए हों। मुझे लगा कि कोई है जो शाहजेब शम्स के लिए भी खड़ा हो सकता है, बगैर डरे। मानूर का दिल जोर से धड़का। या अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं? उसके लफ्ज क्यों सीधा दिल में उतर रहे हैं? तुम आजाद हो मानूर, कुछ ही दिनों में तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं उम्रे से। अगर तुम जाना चाहो तो मैं निकाह खत्म कर दूंगा। तलाक के कागज भी तैयार है मेरे पास। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला। मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कर दूंगा, ये मेरा वादा है। और उसने लिफाफा मानूर की तरफ बढ़ा दिया। मानू ने लिफाफे को देखा, फिर शाहजेब के चेहरे को। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ वीरानी थी। 3 दिन में ये आदमी 10 साल बूढ़ा हो गया था। ये आजाद कर रहे मुझे, वही जिसने जबरदस्ती बांधा था। क्यों? क्योंकि उसे मेरी परवाह है, या क्योंकि ये खुद टूट चुका है? मानूर किसी सोच की वादी में चलेगी। उसने आहिस्ता से लिफाफा लिया। शाहजेब की आंखों में एक लम्हे को कोई चमक आई और फिर बुझ गई। वो पलट कर जाने लगा। रुको, मानूर की आवाज आई। शाहजेब रुक गया, मगर पलटा नहीं। मानू ने लिफाफे के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 4, फिर उसे मुट्ठी में भेज कर खिड़की से बाहर फेंक दिया और रात की हवा ने इन टुकड़ों को उड़ा दिया। शाहजेब ने हैरत से अब पलट कर देखा। मुझे तुम्हारी दी हुई आज़ादी नहीं चाहिए शाहजेब शम्स। उसकी आवाज़ साफ थी, आंसू खुश्क हो चुके थे। मुझे वो शाहजेब चाहिए जिसने परसों रात मेरे लिए पानी का गिलास रखा था, जिसने कहा था मैं जालिम नहीं हूँ। शाहजेब साकित खड़ा था, जैसे यकीन ना आ रहा हो। मैं मानती हूँ कि मैंने नफरत से ये रिश्ता शुरू किया था, मगर अब। वो एक कदम आगे बढ़ी। अब मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, अगर तुम दोगे तो। अस्पताल की राहदारी में सन्नाटा था। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। शाहजेब ने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया। कांपता हुआ हाथ, पहली बार उसके हाथ में गरूर नहीं, इल्तिजा थी।
और महानूर ने उसका हाथ थाम लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लफ्जों की जरूरत ही नहीं थी। शाहजेब की आंखों की वीरानी में पहली बार कोई दिया जल उठा था और मानूर की दिल की धड़कन आज पहली बार खौफ से नहीं, किसी नए एहसास से महक उठी थी। खिड़की से आती हवा ने दोनों के आंचल को छू लिया। हवेली की नफरत की दीवारें आज गिर चुकी थी।